जी के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, हित प्रियम भारत भारतम, हित प्रियम भारत भारतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। प्रस्तुत है आज के मेहमान कार्यक्रम में अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। आइए सुनते हैं बातचीत का पहला भाग। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जब फिल्मी गपशप हो तो हमारी कोशिश तो रहती है कि हम हर क्षेत्र के लोगों को बुलाएं और आपसे उनकी बातें करवाएं, रूबरू करें। और आज अभिनय के क्षेत्र की कलाकार हमारे साथ हैं प्रवीणा देशपांडे। तो प्रवीणा जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा रे। बारह मिनट भी लगता है अब ना तेरे बिन रह पाऊंगा रे। जनवरी में जब आएगी विंटर ऑन कर लेंगे जहाज का हीटर। फरवरी जितनी छोटी रजाई जिसमें चले हम छुपन छुपाई। मार्च होगा रोमांटिक महीना, वो करेंगे पिया जो कभी ना। अप्रैल में जो हम मिल ना पाए, होगा क्या कुछ निकालो पाए। एक तुझसे चैटिंग न करने की खातिर इंटरनेट लगवाऊंगा रे। जाऊंगा पेरिस घुमाऊंगा, वर्ल्ड टूर करवाऊंगा रे। मुझको लगता है 11 सितंबर तक हो जाएगा आना तेरे घर। फिर अक्टूबर आए तो सूरज डूबता देखेंगे, रख का देते सर। जब तक आएगा पहली नवंबर, कर चुका होगा दिल तू सरेंडर। बात पक्की हो 12 दिसंबर, दिल से इस दिल का ठप्पा लगा कर। ना गाड़ी होगी ना घोड़ी होगी, पैदल ही बारात लाऊंगा रे। महीने
प्रवीणा देश पांडे, आपने इनको रेडी फिल्म में देखा होगा। इसके साथ ही एक विलन, ब्लैकमेल, जलेबी भी इनकी बड़ी लोकप्रिय फिल्म, परमाणु भी एक यादगार फिल्म है आपकी। कैसे आपने ये सफर शुरू किया? वैसे तो आपका 2 दशक का, लगभग 20 वर्षों का आपका अनुभव है इस क्षेत्र में। मैं अपने आप को एक आम महिला मानती हूँ और मेरा जो सफ़र रहा है, मेरे ख्याल से सुनने वाली कई महिलाएं, मेरी बहनें उससे रिलेट कर पाएंगी जी। तो मेरा सफ़र शुरू हुआ एक्चुअली, अगर अभिनय से जुड़ा हुआ अगर आप कहें, जब मैं कॉलेज में थी तब से शुरू हुआ। तो कॉलेज में एक बहुत अच्छा हमने प्ले किया था। मैं रायपुर से हूँ, तो वहाँ महाराष्ट्र मंडल बड़ा एक्टिव है। वहाँ पे जो एक बहुत अच्छा एक एक्टिव ग्रुप है जो ये सारी प्लेस करता है, थिएटर प्लेस करते हैं। तो इन्होंने मुझे अप्रोच किया थैंक यू मिस्टर ग्लाड के लिए। आपको क्यों अप्रोच किया? उन्होंने शायद मुझे इसलिए अप्रोच किया होगा, थैंक यू मिस्टर ग्लाड में एक भूमिका थी जो हल्की सी मतलब वेस्टर्न थी वो। अच्छा। और उनको शायद लगा कि ये दोनों ही मैं शायद पोर्ट्रे कर पाऊंगी, ऐसे उन्हें लगा। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मैंने फिर वो भूमिका की जो एक जेनिफर नाम का, एक थैंक यू मिस्टर ग्लाड एक एक्चुअली मराठी में रही है, बट ये जेनिफर की भूमिका थी जो प्रेग्नेंट थी। हालांकि उस समय मैं बिल्कुल 18-19 साल की ही थी। तो ये ऐसे प्रेग्नेंट दिखाई है, धीरे धीरे फुल टर्म दिखाई है। तो उसमें मुझे बेस्ट एक्ट्रेस के लिए बाद में स्टेट्स लेवल पे प्राइज भी मिला। और मेरे ख्याल से यहाँ से कहीं ना कहीं मेरे अंदर थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आया कि ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ मैं अपने आप से बिल्कुल अलग हूँ। जैसे मैं पहले बहुत संकोची प्रवृत्ति की थी, बहुत ऐसे तो बाहर नहीं खुलती थी, लेकिन जब मैं स्टेज पे जाती थी, स्कूल से हो कॉलेज में हो, तो मैं अपने आप को अलग ही पाती थी। उस समय मैं भूल जाया करती थी कि मैं प्रवीणा हूँ, है ना। मतलब वो संकोच मुझ में कहीं दिखता नहीं था। अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये शायद उसकी नींव थी। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो रहा होगा, क्योंकि संकोची तो आप अभी भी हैं। नहीं लगता कि आपने इतनी फिल्में की हैं। और श्रोताओं हम बता दें कि ये वाकई बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व की मालकिन हैं आप। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप अभिनय करती हैं वो वाकई बहुत सहज रहता है, लगता ही नहीं कि आप एक्टिंग कर रही हैं। धन्यवाद, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। नहीं, हमारे सभी श्रोता इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे और सबने देखी हैं आपकी फिल्में। हाँ जी। तो ये जो दोनों का आपका व्यक्तित्व का जो फर्क है वो वाकई मतलब बहुत आश्चर्यजनक है। कहीं ना कहीं ये प्रकृति की देन है आपको। हाँ जी, हो सकता है, पर ये हमें बहुत लेट लाइफ में पता लगता है। कई बार हम अपने आप को ही एनालाइज नहीं करते। बिल्कुल, हम इस फ्लो में ही रहते हैं। शायद वो वक्त भी ऐसा था कि इंसान इस तरफ सोचता ही नहीं है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। अच्छा, मेरा परिवार भी ऐसा रहा, सारे डॉक्टर्स रहे। अच्छा। मेरे पिताजी डॉक्टर थे, सारे भाई बहन सारे ही मेडिकल प्रोफेशन में गए हैं। तो एक बहुत स्वाभाविक था कि मैं भी अपने आप को कहीं वहीं देख रही थी, शायद आगे इसी प्रोफेशन में कुछ करूँ मैं। हमारे सभी का था, हम अपने बच्चों को वैसा ही देखते हैं, क्योंकि कला के क्षेत्र में हम अपने आप को जोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत अनसर्टन है ये। तो स्टेबिलिटी के लिए तो आज की तारीख में भी अगर हमारे बच्चे अगर ये ऑप्शन कहें तो हमको 2 बार हम सोचते हैं कि भाई ठीक है, तुम करना चाहो तो करो, लेकिन है तो बड़ा संघर्ष, उसके लिए तैयार हो तो फिर आगे बढ़ो। और गारंटी भी नहीं है भाई, गारंटी भी नहीं है। फिर उसका कार्यकाल कितना बड़ा होगा वो भी पता नहीं है। बिल्कुल। तो अनसर्टनिटीज बहुत हैं, लेकिन अगर किसी में बहुत उस चीज का लगाव हो, पैशन हो, तो फिर अपना मार्ग कोई ना कोई चुन के कहीं ना कहीं निकल ही लेता है। चलिए, बातें तो चलती रहेंगी, यहाँ पर एक गीत सुन लेते हैं। हाँ जी। पंथी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका, आस मेरी है जिसकी दिशा, आधार मेरे मन का। पंथी हूँ मैं उस पथ का।
संगी साथी मेरे अधियारे उजियारे मुझको राह दिखाए पल छिन के कुलधारे पथिक मेरे पथ के सब तारे और नीला आकाश पंथी हूँ मैं उस पथ का अंत नहीं जिसका आस मेरी है जिसकी दिशा आधार मेरे मन का पंथी हूँ मैं उस पथ का। प्रवीणा जी, अब आपने वो प्ले किया, फिर उसके बाद एक प्रोफेसर अनिल कालेले थे जो इन्होंने मुझे बीच बीच में कहीं ना कहीं वो मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे कि भाई इसका यूज़ करो, यू आर टैलेंटेड, इसका कहीं ना कहीं तो यूज़ करो। तो उन्होंने मुझे एक प्ले भी ऑफर किया जो मैं नहीं कर पाई। देखिए वो वक्त भी ऐसा था ना कि हमारे पेरेंट्स को लगता था कि पता नहीं ये किस दिशा में निकल जाए, तो उन्होंने एक बड़ा मुझे ध्यान में रखते हुए एक बहुत अच्छा कालिदास कह के कुछ प्ले लिखा था और वो चाहते थे कि मैं वो करूं। लेकिन जब वो उन्होंने ऑफ़र किया तब मैं ऑलमोस्ट मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हो रहा था, मैंने लाइफ साइंसेज में किया मास्टर्स। फिर अभी पेरेंट्स को लगता है कि भाई इनकी शादी होगी ये वो, तो फिर अभी मुड़ के देखे तो लगता है कि कर लेना चाहिए था शायद मुझे अपनी मन की, ऐसा भी कई बार लगता है। बट जो जब होता है शायद वो अच्छा ही होता है। और अब आज की तारीख में हम अपने आप को अपने पेरेंट्स के शूज में रख के देखते हैं कि वो समय ही शायद ऐसा था, बस सिक्योरिटी चाहते हैं अपने बच्चों की। पर ऑल सेड एंड डन हमारे मतलब पेरेंट्स बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग वाले थे, घर में ऐसे कोई रोक टोक नहीं थी, बहुत लिबरल एटमॉस्फेयर था और दोनों ही पुराने और नए का संगम था हमारे परवरिश में। तो जब इसके बाद फिर हम पोस्ट ग्रेजुएशन करके यहाँ आ गए, मुंबई आ गए और फिर हमें लगने लग गया कि अभी देखिए कुछ तो करना है लाइफ में। मेरी शादी हुई मुंबई में और मैं मुंबई आ गई। फिर यहाँ के अपने आप को सोचा कि कैसे मैं अपने आप को कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में मैं अपने आप को देख रही थी। तो इसमें मेरा काफ़ी संघर्ष रहा, एक आम महिलाओं की तरह। जैसे आम महिलाएं हम कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, ऐसा लगता है कहीं तो अपने आप को स्थापित कर सकें, अपना नाम कमा सकें। तो इनिशियली मैंने सबसे पहली बात, क्योंकि मेरा लाइफ साइंसेज में पोस्ट ग्रेजुएशन था, मैंने एक पैथोलॉजी का कोर्स कर लिया। उस दौरान फिर मैंने एक्सपेक्ट भी किया मेरा पहला बेटा, तो बस मतलब ट्रेन से आना जाना और ये सब भी किया, फुल टर्म थी उस समय में। वो एक कोर्स कंप्लीट किया क्योंकि मेरी दीदी यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट है, मेरी बड़ी बहन, तो ऐसा लगा था कि आगे पीछे कभी उनके साथ रह के ये फील्ड कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। उसकी प्रैक्टिस भी की मैंने, हालांकि मेरा बेटा बहुत छोटा था, मैं पैथोलॉजी लैब जाया करती थी अपने आप को, वहाँ पे भी मैंने करने की कोशिश की। लेकिन फिर ऐसे लगने लग गया बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बच्चा छोटा है, मुंबई में आने के बाद खासकर ट्रैवल करके ये आना जाना बहुत भारी पड़ रहा था और बच्चों को छोटा कहीं रख के वो संभाव शायद मेरे उसमें नहीं था। यही जिम्मेदारी पहले अच्छे से निभा लेते हैं। तो कुछ साल बच्चे को बड़ा करने में लग गए। सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ
मेरा कोई दूजा तरीका ना मेरे दिल को मालूम है तुझको मैं कितनी शिद्दत से चाहूं चाहे तो रहना तू बेखबर मोहताज मंजिल का तो नहीं है ये एक तरफा मेरा सफर खूबसूरत है मंजिल से भी मेरी हर कमी तो है तू लाज़मी अधूरा हो के भी है इश्क मेरा कामिल तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। मेरे दो बेटे हैं, बड़ा अभिमन्यु और छोटा वीर। तो ये पहले बेटे की परवरिश में कुछ साल चले गए, पर इस बीच फिर मैंने सोचा कि क्या करें, तो फिर वर्ल्ड बुक का मैंने उस समय, आपको याद होगा, काफी था जी, तो उसकी मैं कंसल्टेंट बन गई। यही था कि उसमें रहता है वो 10 अगर आप कहीं आप उसको सेल कर पाओ तो आपको एक चाइल्ड क्राफ्ट, और मैंने कहा ये बच्चे के लिए अच्छा रहेगा उसकी ग्रोथ के लिए। उस समय तो इतना ही ध्येय था, बस छोटे छोटे से स्टेप रखे हैं लाइफ। तो कुछ दिन कंसल्टेंट का काम किया, फिर लगा नहीं ये तो शायद नॉट माई कप ऑफ टी। बाद में फिर मैंने एमवे के लिए भी काम किया, उसमें भी काफी वक्त गया। तब तक फिर मेरा दूसरा बेटा हो गया था। होम ट्यूशंस रही हूँ, कोचिंग क्लासेस रही हूँ। ये भी किया आपने? हाँ जी, ये भी किया। क्या बात है। तो बस यही था कि अपने आप को मैं कहीं देखना चाह रही थी, यही बात थी, पर पता नहीं था मैं क्या करूंगी। इस बीच जैसे हम बैठ के सीरियल देखते हैं तो एक मन में एक कहीं ना कहीं एक इच्छा थी कि ये शायद मेरा फील्ड है। लेकिन चूंकि मैं रायपुर से भी थी और मुंबई इतना बड़ा शहर है, तो समंदर है, मैं अपने आप को देख नहीं पा रही थी कि इतने बड़े समंदर में मैं कैसे कुछ कर पाऊंगी। और फिर थोड़ा वो संकोच वाला तो एक स्वभाव था ही, मुझे लगा शायद मैं नहीं कर पाऊंगी इस चीज को, शायद मैं मतलब चीजों को उतना फेस ना कर पाऊं जी, जो हम चैलेंजेस देखते हैं आमतौर पे सुनते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे रायपुर से जब आप मुंबई आई तो दिक्कत नहीं हो रही थी? ऐसा नहीं लगता था कि भाग चले रायपुर? ऐसा नहीं लगा कभी। मेरे ख्याल से इसके लिए मेरी माँ, जो हमेशा मैंने उनको हर परिस्थिति को बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए देखा है, बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी रही है वो। मैंने उनको कभी भी घबराते हुए नहीं देखा, मैंने कभी उनके मुंह से उफ नहीं सुनी, और मैंने उनको कभी रोते हुए नहीं देखा। तो एक वो बहुत बड़ा एक मेरे आंखों के सामने एक एग्जाम्पल है। दूसरी मेरी बड़ी बहन, वो भी मुंबई में आई मेडिकल करने के बाद, और उसने भी काफ़ी संघर्ष किया, तो उसको भी मैंने सेटल होते हुए देखा मुंबई में, और मैंने उसका भी स्ट्रगल देखा, उसका भी संघर्ष देखा। और मेरे ख्याल से ये दो एग्जाम्पल के कारण मुझे कभी ये सोचने का मौका ही नहीं मिला कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। प्रवीणा जी, संघर्ष की बात चल रही है और आगे हम जरूर सफर की बात करेंगे कि जो इतना आपके पास क्षमता है और जो संबल है आपकी बहन का, आपकी माँ का। एक गीत सुनते चलते हैं आगे और उसके बाद इसके बाद की बात करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगी? कहीं दूर जब दिन ढल जाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे
जब यूं ही आंखें कभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन गैरी अपना मन अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कैसे मेरे सपने सुनहरे, दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे। ये मेरे सपने यही तो हैं अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। दोस्तों, गीत के बाद हम फिर हाजिर हैं और आज हमारी मेहमान है प्रवीणा देशपांडे जी। प्रवीणा जी, आपके बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। या आपने जैसे माँ के बारे में बताया कि इतना सशक्त व्यक्तित्व, अपने माँ की आंख में आंसू कभी नहीं देखा। हाँ जी, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो हम शायद संस्कार कहते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं जी। जो हम सामने देखते हैं वो कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ में उतार लेते। तो ये मैंने अपने लाइफ में भी बहुत अनुभव किया। जैसे मेरा जब छोटा बेटा हुआ, मेरे छोटे बेटे के साथ भी अपने चैलेंजेस थे, उसके हेल्थ के इश्यूज थे, काफ़ी कुछ हुए, लेकिन ऐसे मुझे कभी भी नेगेटिव नहीं लगा, हमेशा एक पॉजिटिव ही लगा कि सब अच्छा ही होगा। क्योंकि वो मेरी माँ का एक कहते हैं ना, वो एक मेरी माँ का एक वो बॉटम लाइन है, सब अच्छा ही होगा। क्या बात है। और बहुत फोर्स के साथ सब अच्छा ही होगा, वो एक फोर्स रहता था उस बोलने में, सब अच्छा ही होगा। आशा 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 कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, मुश्किल नहीं
भी नहीं कुछ भी आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो पूरी हो तेरी हर दुआ आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं। फिर आप जब सीरियल देखती थी तो जब आपने उसमें खुद को देखना शुरू किया, हाँ जी, तो सपने देखने शुरू किए। हाँ जी, बहुत सपने देखने शुरू किए मैंने। मुझे हालांकि मुझे लग रहा था मैं कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये मुझे ट्राई तो करना ही है। अब मैं यहाँ पे मुंबई में आ गई हूँ तो अब तो ये ट्राई करना ही है मुझे। बस मैं वो हिम्मत क्या कहना चाहिए जुटा रही। और इस बीच फिर मैंने एक सैलाब देखा, सैलाब वाली सीरियल उस समय आया कर, बहुत अच्छी सीरियल थी, बहुत साफ सुथरी थी, बहुत अच्छी स्टोरी लाइन थी उसकी। वहाँ बहुत मेरी हिम्मत बंधी कि मुझे लगा इतने अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं और मुझे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तब मेरा छोटा बेटा शायद 2.5-3 साल का रहा होगा। तब सब कुछ, हालांकि उसके हेल्थ इश्यूज भी सेटल हो गए, काफ़ी कुछ मैं देख रही थी कि परिवार सेटल्ड है, ठहराव महसूस किया। और फिर मैंने सोचा अब शायद एक समय है जब मैं एक कदम आगे बढ़ा सकती हूँ अपने लिए। फिर मैंने उस समय अपने फोटोग्राफ्स खिंचवाए। हालांकि मुझे ये भी नहीं पता था कि इसमें आगे कैसे बढ़ना है, कहीं पे भी कोई भी लिंक नहीं थी, कोई भी इंसान नहीं था जो इसमें मुझे बता सके कि ये करो वो करो, कुछ भी नहीं था, कोई एड्रेसेस नहीं थे, कोई फ़ोन नंबर नहीं था, कुछ नहीं था। बस इतना किसी ने बताया कि भाई फोटोग्राफ्स खिंचा लो और आपको कहीं देना पड़ेगा, इतना ही मालूम था। फिर फोटोग्राफ्स खिंचाए, फिर लोगों से कहीं ना कहीं यहाँ से मालूमात हासिल की। फिर धीरे धीरे तुरंत ही काम मिला, सीरियल्स में ही मिला। मेरा पहला सीरियल शायद बंधन रहा होगा, जो दूरदर्शन पर आया करता था। बहुत बड़ी सीरीज थी, उसमें बालाजी की थी, बहुत बड़ी सीरीज थी। धीरे धीरे सिलसिला शुरू हुआ जी। ये किस सन में आपने शुरू किया? शायद 1998 के आसपास की बात रही होगी जी। हाँ जी, एक गीत सुनते चलते हैं आगे और उसके बाद इसके बाद की बात करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। दिल का खिलौना तुझको दिया है, भूल से भी कभी नहीं तोड़ना। प्रीत जो तेरी मुझसे जुड़ी है, वो किसी और से नहीं जोड़ना जोड़ना। निंदरा दिया तैनू, निंदरा दिया तैनू, निंदरा दिया, निंदरा दिया तैनू, निंदरा दिया सौंपिया। निंदरा दिया तैनू, निंदरा दिया तैनू, निंदरा दिया, निंदरा दिया तैनू, निंदरा दिया सौंपिया
सोफिया कहने को मेरा जो आशिया था वो ईंट गारे का एक मकान था, तेरे कदम जो पड़े तो घर बन गया। सौंधी सी तेरी खुशबू मिली तो कानों में तेरी बोली घुली तो सीने का ये खंडहर शहर बन गया। जन्मों का है अपना सफर आधे में नहीं छोड़ना। निंदरा दिया तेनू निंदरा दिया तेनू निंदरा दिया निंदरा दिया तेनू निंदरा दिया सोफिया निंदरा दिया तेनू निंदरा दिया तेनू निंदरा दिया निंदरा दिया तेनू निंदरा दिया सोफिया सोफिया। दोस्तों, गीत के बाद हम फिर हाजिर हैं और आज हमारी मेहमान है प्रवीणा देशपांडे जी। प्रवीणा जी, जब आपने पहली बार कैमरा फेस किया फिर कैसा आपको लगा? जब कैमरा फेस करना शायद बहुत कंफर्टेबल था मेरे लिए, क्योंकि स्टेज मैंने जो पहले किया था, थिएटर्स किए थे ना, उसमें उतना कॉन्फिडेंस तो था कि मैं मतलब कर लूंगी। बस इतना है, कैमरे की बारीकियां अलग होती हैं। स्टेज एक बहुत अलग मीडियम है, हल्का सा स्टेज है, लाउड मीडियम है, हल्के से उसमें हमारे हाव भाव अलग होते हैं, कहते हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, कैमरे में नहीं होती। वो थोड़ा हल्का सा समझने में 1-2 दिन लगे कि शायद ये वर्कआउट नहीं हो रहा है, पर बाकी वो बहुत स्मूथ रहा है। ऐसा कभी लगा नहीं कि कुछ डरने की आवश्यकता है। वो कॉन्फिडेंस समहाउ पहले से हमेशा से ही रहा कि ये मैं कर लूंगी। दोस्तों, रोचक बातें तो चलती रहेंगी। प्रवीणा जी, क्यों ना एक अच्छा सा गीत सुन लिया जाए आपकी पसंद का? आंधी फिल्म के गाने अच्छे हैं सारे। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा
जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो। प्रवीणा जी, तो आपने ऑडिशंस पहले दिए या सीधे रिकॉर्डिंग हुई, सीरीज मिल गई? नहीं नहीं, बिल्कुल ऑडिशंस हुए। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल ऑडिशंस हुए। बिना ऑडिशन के तो उस समय कुछ भी नहीं होता था। ऑडिशन कब- का कब- मैं आपको एक अनुभव बताती हूँ। जरूर। मतलब उस समय जो लगन बता रही हूँ कि उस समय तो पता नहीं था, कहीं कहीं से एड्रेसेस मिल जाते थे, उसको नोट डाउन किया, डायरी बनाई। कोई कहता था भाई अभी 1 महीने बाद फोन करना। अच्छा। रिसेप्शनिस्ट होते थे तो वो बताते, तो 1 महीने बाद वापस फोन किया कि भाई कास्टिंग हो रही है क्या? तो 1 महीने बाद बोले तो नहीं, मैं वहाँ तो कास्टिंग हो रही है। मैंने कहा आपने कहा था कि आप, तो बोले नहीं नहीं, आप कास्टिंग हो रही है, आप गोरेगांव पहुंच जाइए। तो मैंने कहा अच्छा क्या क्या एड्रेस लिया? गोरेगांव पहुंच गए। गोरेगांव पहुंच गए तो उनसे ब्रीफिंग ले ली थी क्या किस रोल के लिए कास्टिंग हो रही है। तो हम पूरी तैयारी से गए पूरा। तो वहाँ पे जब उन्होंने मेरी तैयारी देखी और ऑडिशन किया तो उन्होंने मुझसे ये बात कही कि प्रवीणा जी आप तो पूरी तैयारी से आई हैं। अच्छा। क्योंकि वो जो गेटअप था उनको चाहिए था, वो उनको पूरा मिल गया था। तो ये है कि कहीं ना कहीं जब आप कोई चीज़ ठान लेते हैं और उसके पीछे लग जाएं तो कहीं देखिए, मैं मतलब लकीली मैंने उसी दिन फ़ोन किया उनको जी। कि भाई ये आपने कहा था 1 महीने बाद, तो कास्टिंग हो रही है क्या? तो ये कितनी एक संयोग की बात है। देखिए ये तो संयोग की बात हो गई, लेकिन आपने तैयारी क्या की ये बताइए। वो एक बिजनेस वुमेन का रोल था। अच्छा। तो बस अपना गेटअप को लेके कि भाई अगर मैं सामने जाऊं तो लगूं कि मैं बिजनेस वुमेन हूँ। अच्छा। माँ अलग दिखती है, बिजनेस वुमेन का गेटअप थोड़ा अलग रहेगा। एक कांजीवरम की साड़ी पहनी थी, एक प्लेन बॉर्डर वाली जी। और एक हल्का सा ऊपर ऐसे बन डाला था, गले में एक मोतियों की माला थी, छोटे से कान के थे, प्रोफेशनल लगे। ऐसा एक प्रोफेशनल लुक लिया था मैंने टोटली। और वो एक हल्का सा एक ग्रेस होता है बिजनेस वुमेन में, एक हल्का सा कॉन्फिडेंस होता है। से तन के खड़ी होती हैं, उनकी दृष्टि में एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है। माँ रहती है, वो माँ एक हल्की सी सोबर रहती है, उसकी आंखों में एक सौम्यता होती है, ममता होती है। ममता होती है। लेकिन जहाँ बिजनेस वुमेन होती है उसकी देखने में एक हल्का सा कटाक्ष हो सकता है जी। आंखों में आंख डाल के काफी देर देखने वाली आदत होती है। सामने वाला हल्का सा डर जाए वो वाली भी बात होती है, इंटिमिडेटिंग जैसा कहते हैं। ये तो वाकई बड़ी मजेदार बात है। और जब ऑडिशन में इन सब चीजों का ख्याल रखा जाए तो फिर तो सफलता आपके कदमों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो रोल मुझे मिला और मुझे बहुत खुशी है, वहां से एक प्रॉपर मेरी जर्नी शुरू हुई। जो भी बातें हैं चल रही हैं प्रवीणा जी, बहुत इंस्पायरिंग है। यहाँ पर कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगी? ध्वनि फिल्म का बेसब्रियां। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वही ले जाए जहाँ। बेसब्रियां कदमों पे तेरे बादल झुकेंगे, जब तक तुझे एहसास है। जागीर तेरी तेरा खजाना, ये तश्नगी है, ये प्यास है। क्यों रोकना अब ये कारवां, जाए वही ले जाए जहाँ। बेसब्रियां
कहीं तू बाहर तलाशे, तेरी मशाले अंदर तेरे, क्यों ढूंढना पैरों के निशान, जाए वही ले जाए जहां बेसब्रियां, प्रवीणा जी, चलिए अब चलते हैं फिल्मों के बारे में बात करना है अगर, तो क्या लगता है सबसे पहले आप किस फिल्म का नाम लेना चाहेंगे? फिल्मों में दो तरह के हैं, एक तो कमर्शियल फिल्म्स होती हैं जो हिट हो जाती हैं, जैसे इतने सालों बाद भी लोग मुझे देख के रेडी के नाम से ही पहचानते हैं, एकदम लोग आके एकदम आपने रेडी में किया है। हाँ, मैं ये सोचती हूँ रेडी में मतलब देखा जाए तो इट्स अ कमर्शियल फिल्म जी। मेन जनरली सिनेमा हमारा हीरो हीरोइन ओरिएंटेड ही होता है, बिल्कुल, तो वो बात है। और दूसरी जो होती है जैसे जलेबी फिल्म भट्ट साहब की थी, उसमें हालांकि एक बहुत अच्छा रोल था मेरा अगर पसंदीदा रोल आप पूछेंगे कैरेक्टर रोल्स में तो एक वो रहा है जलेबी का। हाँ जी, बाकी तो एक परमाणु भी रहा है, परमाणु से ज्यादा शायद एक विलन रहा है, फिर वैसे तो मॉनसून शूट आउट रहा है, बॉम्बे टॉकीज रही, ये दोनों ही कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए भी गई। प्रवीणा जी, आपकी पसंदीदा आपने बताया जलेबी। हाँ जी, जलेबी में आपका रोल जी, उसके बारे में बताइए ना पहले। इसकी कास्टिंग हुई तो डायरेक्टली उन्होंने मुझे ऑन बोर्ड लिया। अच्छा, बुला लिया? हाँ जी, डायरेक्टली उन्होंने मुझे बुलाया और मैं जाके ऑफिस में फिर मैं कुमकुम जी से मिली, भट्ट साहब की सिस्टर हैं वो, तो उनसे मिली और उन्होंने प्रोफाइल देखी और उन्होंने मुझे वहीं डन किया। तो ये कहीं ना कहीं जब इस तरीके से डायरेक्ट प्रोडक्शन हाउस से भी कॉल आता है तो कहीं ना कहीं एक एक्टर के लिए एक बहुत सुखद फीलिंग होती है कि कहीं हमारा काम देखा जा रहा है और कहीं तो अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो ये मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने ये फिल्म की और फिल्म के साथ जुड़े अनुभव भी बहुत अच्छे रहे क्योंकि वो सबने बहुत लगन से और बहुत मेहनत से बनाई गई फिल्म थी। भट्ट साहब उसमें आते थे बीच में, पुष्पदीप भारद्वाज उसके डायरेक्टर हैं, लेकिन भट्ट साहब वहाँ बाकायदा रहते थे और अच्छे सीन्स के समय में वो बहुत अच्छे से काम निकलवाना जानते हैं, ये मैं कहना चाहूँगी। और जब वो दूसरों को भी कभी डायरेक्ट करते थे तो मैं बैठ के सुनती रहती थी कि ऐसा लगता है एक छोटी सी भावना 2 सेंटेंस की लाइन है, लेकिन उनको भी वो एक्टर्स को इतनी अच्छी तरह समझाते थे कि ऐसा लगता था कि अच्छा इसके पीछे की इतनी थॉट प्रोसेस हो सकती है। कोई 2 लाइन भी करने के लिए उसके पीछे की पूरी वो स्टोरी बताते थे कि वो 2 लाइन क्यों कही गई, तो उसके पीछे क्या माहौल रहा होगा, किस परिस्थिति में कही गई, तो एक्टर उस समय की मेंटल उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या रहा होगा। तो ये जो इतना पीछे मुड़ के जाने वाला है ना, ये हर एक चीज इंसान सीखता है हर स्टेप पे, तो वो एक मेरे लिए बहुत सीखने वाला अनुभव रहा। लगभग कितने दिन शूट चला? शायद मेरे ख्याल से 18 दिन। तो कहाँ पर शूटिंग हुई? ये शूटिंग मुंबई में ही हुई है। प्रवीणा जी, जलेबी आपकी पसंदीदा फिल्म है, इसका गाना एक सुन लें। आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है इस फिल्म का? इस फिल्म का एक है, उसके जो पूरे वीडियो में कहीं मैं भी हूँ। पहले के जैसा कुछ भी नहीं है, दिन रात आँखों में एक नमी है, पहले के जैसे मौसम नहीं है, बादल तो है पर बारिश नहीं है, इस मोड़ पे आ गए हम, बताओ राहें तो हैं, हम सफर ही नहीं है। चले हम फिर से वहाँ पे जहाँ पे कभी खुशबुओं से मिले थे, शायद वहीं पे कहीं कुछ बचा हो, जहाँ पे कभी साथ हम तुम चले थे, जिसे खो दिया है खत्म हो गया है, उस प्यार को जिंदगी देंगे फिर से।
चल रहा है मगर हम रुके हैं। मेरे ख्वाब सब आखिरी सांस लेके गहराइयों में दफन हो चुके हैं। ना आवाज कोई है हम तक पहुंचती, बड़ी दूर खुद से हम जा चुके हैं। रिश्तों में खामोशियां आ गई है, सीने में भी धड़कनों की कमी है। पहले के जैसे मेरे पास आओ, जरूरत है हमको गले से लगाओ। नहीं रास आते हैं हमको अंधेरे, चलो छीन लाएं फिर वो सवेरे। चलो छीन लाएं फिर वो सवेरे। प्रवीणा जी, आपने जैसे कहा कि जलेबी के लिए आपको खुद कास्टिंग डायरेक्टर ने बुलाया, और जाहिर है कि लगता है कि हाँ तब तक आप स्थापित हो चुकी हैं, और खास तौर से जब विशेष रूप से लगता है कि इस किरदार के लिए प्रवीणा देशपांडे ही ठीक है, तब बड़ा फख्र महसूस होता है। ये शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहली फिल्म जो आपकी मुंबई मेरी जान, मुंबई मेरी जान, तो वो कैसे शुरुआत कैसे हुई जी? ये मुझे एक कास्टिंग वालों ने इसके लिए बुलाया, मुंबई मेरी जान के लिए, और एक ऑडिशन हुआ बाकायदा। ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ और खुश थी क्योंकि ये मेरी पहली फिल्म में उन्होंने मुझे हाँ कहा। तो ये इसमें मेरा किरदार था सोहाली खान की मदर की भूमिका थी। हाँ, एक उसमें एक वाकया याद आया। उस दौरान मेरी ननद है, तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद मेरा चेहरा मिलता जुलता है, तो उन्होंने कहा कि प्रवीणा तुम्हारी जो नाक है ना वो बहुत मिलती जुलती है सुहा से, ये भी हो सकता है कि इसलिए आपकी कास्टिंग हुई। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा ऑडिशन भी बहुत अच्छा गया था, मतलब हो सकता है, लेकिन मैं वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे लगा नहीं ऑडिशन बहुत अच्छा गया था मेरा। तो मैंने फिर बाद में जब शूटिंग के दौरान उनको धीरे से पूछा, मैंने कहा कि क्योंकि आउट ऑफ इतने लोगों में आपने मुझे क्यों बुलाया, ये भी बात है ना। तो मैंने कहा कि ये कास्टिंग किस इस पे हुई है? तो उनका कहना था कि नहीं, एक्टिंग तो है ही, लेकिन एक हमको सोहा से मिलता जुलता चेहरा चाहिए था। इन सब चीजों का ख्याल तो फिल्मकार को रखना ही पड़ता है, वो फील आती है कि हाँ ये परिवार लग रहा है, नहीं तो। और आजकल तो कास्टिंग वाले इतनी मेहनत करते हैं, बहुत कास्टिंग एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है आज की तारीख में। इनके खुद के बड़े बड़े कास्टिंग हाउसेस होते हैं जहाँ पे बहुत इन लोग मेहनत करके लोगों का, जो आप कह रहे हैं ना, लुक्स और ओवरऑल एनर्जी और बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के इनके बहुत बहुत बढ़िया काम करने लग गए हैं। प्रवीणा जी, बातें हमारे श्रोताओं को जरूर अच्छी लग रही होंगी, लेकिन वो भी इंतजार कर रहे होंगे, और आपको भी लगता है कि गीत आपकी पसंद का हम लोग सुन लें। जरूर। कौन सा? खामोशी का तुम्हारा इंतजार है। वाह, क्या बात है। तो सुनते हैं खामोशी फिल्म का ये गीत। जी।
आज के मेहमान कार्यक्रम में अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का पहला भाग आप सुन रहे थे। तकनीकी सहयोग विनायक तलवलकर का था, संयोजन दिलीप कुलकर्णी का, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी अनुश्री पाठक। आज के मेहमान।